Hey once, in this video we are going to talk about philosophies. In a way, we can't just say anything about it before knowing the definition of it. या फिर कह सकते हैं कि डेफिनेशन पता भी हो तो हमें नहीं पता चल सकता कि फिलॉसफी क्या है। इसकी अंदर की सारी बातें जानने के बाद भी हमें ये ऊपरी बातें नहीं पता चल पाएंगी कि ये असल में क्या है। जैसे हम किसी एटम के बारे में बात करना चाहते हैं या फिर एटम को जानना चाहते हैं, तो क्या हम सबसे पहले एटम को जानेंगे या फिर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानेंगे? किसी के लिए ये ऐसी बातें होंगी कि पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन्स को जान लेते हैं तभी तो हम एटम को जान पाएंगे। या फिर कोई ये कहेगा कि अगर हम ऊपरी जान लेंगे कि एटम क्या होता है तो उसके सब एटम्स को तो हम आराम से जान लेंगे, क्योंकि अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात करते हैं तो इसमें तो कई सारे आ जाते हैं। मेन भले ही हम 3 माने, पर बोसोन, फोटॉन्स ये अलग अलग चीज़ें भी तो आती हैं। तो हमें सबसे पहले एटम के बारे में जान लेना चाहिए। ये बस एक पर्सपेक्टिव होगा किसी भी इंसान का, बट एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम किसी के आउटर मोस्ट चीज़ को जाने या फिर उसके इनर मोस्ट को। यहाँ पे जानना इम्पोर्टेंट है या फिर समझना। और इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, क्योंकि फिलोसफीज इज़ नॉट अ थिंग वी कैन जस्ट रीड इट आउट. It's basically about our experience that we feel from the world or our surroundings. The observations and the result of it makes our perspective, and that is known as philosophy. हमारी thinkings या फिर हमारी attitude ही एक philosophy है। मतलब ये एक pre-existing चीज़ थी हमेशा से। जैसे हम लोगों को क्लास 6th या 7th में बताया जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लाइक एक्सेल करते हैं। तो क्या इससे पहले कोई ऐसे नहीं करता था? और अगर हम आगे भी जाएं 9th-10th में, तब तक तो बहुत चीज़ें और पता चल जाती है। जैसे हम लोग इनहेल सिर्फ ऑक्सीजन नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं, ऑक्सीजन भी करते हैं, हाइड्रोजन भी करते हैं और ज़ेनॉन भी करते हैं। जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होगा उसी को तो हम इनहेल करेंगे ना। हम यहाँ पे ब्रेक डाउन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही होता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं। करना क्या चाहिए वो तो रिजल्ट हुआ किसी भी ऑब्जर्वेशन का। अगर हम खुद के थॉट्स, थिंकिंग्स को जान लेते हैं तभी तो हम खुद के बारे में बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तभी तो हम आगे का पाथ कुछ परस्यू कर सकते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ में अच्छे हैं तो इस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं अभी। तो वापस से आते हैं फिलोसफीज के ऊपर, जो कि थिंकिंग बेस्ड है। ये एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड होता है। अभी जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, जैसे एटम वाला, ये खुद में ही एक फिलोसफी है कि कोई भी थिंकिंग कैसे प्रोसेस होगी। ये ह्यूमन के नेचर को बता सकती है कभी कभी। मगर जैसे ए, बी ये 2 इंसान हैं, इनमें से हम 2 चीज़ें कॉमन लेते हैं। किसी को खाने में इंटरेस्ट है और दूसरे वाले को भी खाने में इंटरेस्ट है। इसको खेलने में इंटरेस्ट है, उसको भी खेलने में ही इंटरेस्ट है। मगर एक को पढ़ने में इंटरेस्ट है, एक को नहीं है। तो इसमें से अगर हम फिलोसफीज की बात करें तो क्या थिंकिंग ऊपर की 2 चीज़ें भले ही सेम थी, मगर आगे तो वो बदल गई ना। तो एक के लिए पर्सपेक्टिव अलग होगा कहीं भी ले जाके देखे तो। जैसे सब कोई पढ़ने का एग्जाम्पल लेता है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ और देखते हैं। अब दोनों पढ़ने वाले हैं और दोनों को ही खाने में इंटरेस्ट है, बस एक खेलते हैं और दूसरे नहीं खेलते। अब जो खेलते हैं उसके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? फिजिकल फिट होंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा किसी भी चीज़ को लेकर के। सेंस ऑफ ह्यूमर इन सेंस ऑफ डिसिप्लिन में यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज अ गेम अगर हम किसी भी चीज़ को परस्यू करते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि उस चीज़ के बारे में क्या हो रही है उस वक्त।
अगर जैसे हम किसी भी खेल के बारे में सोच रहे हैं या फिर वट एवर इट इज़ लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस एक मूवी के बारे में सोच रहे हैं, तो मूवी भी अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। जैसे कोई अपनी डिसिप्लिन्स को एक्नॉलेज करने के लिए मूवी देखता होगा, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए मूवी देखता होगा, या फिर कोई होगा जो सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए ही देखता होगा। तो इन तीनों में से कैरेक्टरिस्टिक्स सारे के अलग अलग हैं। मूवी सेम थी मगर जो रिजल्ट निकले वो अलग होती है। तो वैसे ही ऑब्जर्वेशंस ऑब्जेक्ट पे डिफाइन नहीं होती, ऑब्जर्वेशंस डिफाइन होती है रिजल्ट के ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, कौन किस चीज़ को कितना ऑब्जर्व कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो फिलोसफीज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करती है। एक वीडियो में इस चीज़ के बारे में कुछ बता पाना इम्पॉसिबल होता है। सालों साल बीत जाते हैं इस चीज़ के लिए और हमें अभी डेफिनेशन देख के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि थिंकिंग्स इम्पोर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए। मगर फिर भी एक पर्सपेक्टिव के लिए अगर हम डेफिनेशन देखते भी हैं तो ये किसी चीज़ के बारे में बात करती है। इन अ वे इट इज़ रिटन लाइक द सिमेट्रिकल स्टडी ऑफ थिंकिंग, बिलीफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ समवन। बस इतना ही। अगर हम किसी क्वांटम मैकेनिक्स के एक चीज़ को देखें, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट, ये बहुत को पता है इन चीज़ों के बारे में। मगर ये खुद में ही एक फिलॉसफी है कि जैसे एक साउंड और एक वाइब्रेशन के बारे में हम बात करते हैं। साउंड हमारी कंसियसनेस पे डिपेंड होती है और वाइब्रेशंस जो भी कुछ भी हो रही है उस चीज़ के ऊपर। अगर हम ये इमेजिन करते हैं एक ब्रेंच गिरी होगी तो इट डिपेंड्स कि वो कहाँ गिरी होगी, वो ब्रेंच किस चीज़ की बनी होगी। मगर जिस मोमेंट मैंने ये कहा कि एक ब्रेंच गिरी होगी, उस मोमेंट आपने तुरंत ये अपने माइंड में एक साउंड प्रोड्यूस किया होगा कि कैसे ब्रेंच गिरती है एक वुड की। बट मैंने ये तो नहीं कहा कि वो किस चीज़ की बनी है, कहाँ गिर रही है। आपने इमेजिन किया होगा एक ब्रेंच जो कि वुड की बनी होगी, वो किसी फ्लोर पे गिर रही, तो उसका जो साउंड होगा वो कुछ और होगा और वो आपने अपनी कंसियसनेस से इमेजिन किया अपने माइंड में। वो साउंड आपका कंसियसनेस का है। बट जो रियल माइंड है वो क्या है? अब आप लोग बोलोगे रियल माइंड क्या होता है, बट उससे पहले हम इस चीज़ को अच्छे से देख लें, ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट को। तो अब देखिए, साउंड जो होता है ना वो बहुत एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और बस वो सेंसेशन के लिए हेल्प होती है। हम लोग क्लास 9th में ये जान लेते हैं। और वाइब्रेशन हम ये बोलते हैं कि साउंड जो है वो एक फॉर्म वाइब्रेशन भी है। बट वी कांट जस्ट टेक इट एज अ रेफरेंस ऑफ इट। हियर इज डिफरेंट, अ बिगेस्ट डिफरेंट बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड। वी कांट डिफाइन इट विद अ वर्ड। देखिए, जैसे एक वाइब्रेशन है तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकती है, मगर साउंड कैसा प्रोड्यूस करेगी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं बोलता हूँ 10 डेसिबल्स, ठीक है, 10 dB, इतने का साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब आप लोग सोचोगे कि किस चीज़ ने किया। जैसे मैंने ताली बजाई तो उस चीज़ का कुछ और साउंड होगा, मगर वो 10 डेसिबल्स का ही होगा। बट अगर एक ब्रेंच गिरी वो भी 10 डेसिबल्स ही साउंड प्रोड्यूस करेगी, मगर दोनों का साउंड जो होगा वो तो अलग होगा। तो ये जो हम डिस्टिंग्विश किए ये सिर्फ हमारे कंसियसनेस के कारण किए। हम जिस चीज़ के बारे में पहले जानते थे उस चीज़ के बारे में हम किए, क्योंकि हम लोग यहाँ से बैठे हुए हैं और कुछ भी हो नहीं रहा, ये हमारे सिर्फ माइंड में हो रही है। तो ये हमारी कंसियसनेस के कारण हो पा रही है। तो एज अ टेक इट एज अ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंजेस रिजल्ट। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्वर हो, मगर रिजल्ट हमेशा अलग निकलेगी चीजें को लेकर के। जैसे एक इंसान बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बना होगा, जैसे कॉन्सेप्ट, थियरीज, थिंकिंग, ऑब्सेशन, एटीट्यूड और भी बहुत कुछ जो उसके दिमाग में होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा किसी और चीज़ के लिए। अगर आप अपनी बातें खुद को ना बताएंगे तो आपके लिए भी वो बातें एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपकी खुद की बातें आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। Actually, a few days ago, I was just going through a book named as Crime and Punishment. I don't know about it well,
by this age I should not go through that book. I get to know about this. So I left it behind. I had just completed 30 to 35 pages. And इतने पेजेस में ही मुझे ये पता चला कि ये एक पर्सपेक्टिव बेस्ड है. इसकी मेन कैरेक्टर को ही नहीं पता कि ये कर क्या रहा है, किस लिए कर रहा है. इसके पहले मैंने एक मेटामॉर्फोसिस पढ़ा था फ्रांस काफ्का का. उस बुक में आपका इम्पोर्टेंस पता चलता है किसी भी फैमिली सपोर्टिव को लेकर के. अगर आप उस चीज को सपोर्ट कर सकते हो तो आपकी पर्सपेक्टिव क्या बनेगी फैमिली को लेकर के. मतलब आप जो कर रहे हो दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर फैमिली कि वो आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगी. अगर आपको बुरा कर रहे हो तो वो आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेगी. लाइक इसका मेन कैरेक्टर कॉकरोच में बदल गया था एट द स्टार्टिंग ऑफ द नोवेल. एंड एक्चुअल में मैंने जब ये नोवेल ख़त्म किया था, मैंने एक्चुअल में 2 to 4 months आई हैड completed it ago 2 to 5 months from now. So now I don't have a complete backups what I had experienced from that book. क्योंकि एक्चुअल में मैंने उस चीज़ को कभी अच्छे से फील नहीं किया. मैंने जब उस बुक को पढ़ रहा था ना तो एक्चुअल में एक स्टोरी के पर्सपेक्टिव से मैंने देखा. बट इन द एंड ऑफ द नोवेल आई गेट टू नो अबाउट उस चीज़ का स्टोरी कभी भी एक मॉडल सीन नहीं बन सकता. अगर वो होगा तो ये पर्सपेक्टिव बेस्ड होगा, ये वाला भी. इससे मैं कुछ और सीखूंगा या फिर कोई और कुछ और सीखेगा. एक बुक रीडिंग की आर्ट या कैपेबिलिटी कुछ अलग सेंस में होती है. एक इंसान जो एक दिन में 5 पेजेस पढ़ सकता है या फिर एक इंसान जो एक बुक को 2 पेजेस पढ़ सकता है. इसमें हम कभी फास्ट या फिर स्लो के तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते. एक इंसान जो तेज पढ़ता होगा 5 पेजेस, हो सकता है उसी समझ में नहीं आ रहा हो उतने अच्छे से जो वो 2 पेजेस पढ़ने वाला इंसान के कंपैरिजन में बताए तो. या तो हो सकता है वो फास्ट रीडर हो और वो समझ भी जाए उसी के हिसाब से. मगर जो 2 पेजेस पढ़ने वाला है हो सकता है बस वो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा हो. तो एक ही चीज में कितनी सारी पर्सपेक्टिव्स बन गई. ऐसे ही बुक्स की रीडिंग की कैपेबिलिटी भी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि ये कभी डिफाइंड आर्ट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये नहीं है क्या आप कर रहे हो, उसके कंसिक्वेंसेस इम्पोर्टेंट है. चीज़ें रेप्लिकेट हो जाती हैं जहां आप उसे करने वाले होते हो. आपकी थॉट्स, आपके प्रोसेस, आपके एटीट्यूड्स आपके दिन को डिफाइन कर सकती है. मगर आपका एक दिन कभी उन सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकता. जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ा था द सीक्रेट नाम की. एक्चुअल में वो एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रही थी किस चीज़ को हम चाह रहे हैं. अगर किसी चीज़ को हम अच्छे तरीके से चाहें तो वो हमें मिल जाएगा. बट एक्चुअल में कोई भी ये जादू नहीं है. एक और बुक थी जिसका नाम था एटॉमिक हैबिट. तो मैं इन दोनों को रेफरेंस लेके पढ़ रहा था खुद के लिए. अगर आप किसी एक बुक को लेकर के स्टडी कर रहे हो तब एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पा रहे हो. क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप रेफरेंस में ले रहे हो खुद के लिए सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि यहाँ पे आप जो कर रहे हो उस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी थिंकिंग्स होनी चाहिए खुद के लिए. खुद को पर्सपेक्टिव्स के ऊपर अगर आप ऐसे देखें, खुद को ही अगर आप एक पर्सपेक्टिव बना ले खुद के लिए ही, तो ये अच्छी बातें होंगी. लाइक इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ हाउ कैन वी परस्यू इट. ये कोई सक्सेस का गोल नहीं है आपका लाइफ कि आप उस चीज़ को पा रहे हैं या फिर चाह रहे हैं. लाइफ इज जस्ट कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ पर्सन लाइक मी. मैं कभी इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता. ये हर एक सेकंड बदल सकती है. हो सकता है मैं 1 मिनट पहले कुछ और सोच रहा हूँ और अभी कुछ और सोच रहा हूँ, और ये इम्पैक्ट होगा मेरे लाइफ के ऊपर, मेरी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर. जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अभी वो अगर बाकियों से अलग हो, अगर वो खुद से ही मतलब मुझसे ही वो अलग हो तो कैसा लगेगा. अगर मैं खुद से अलग हूँ एज अ पर्सपेक्टिव, हर एक इंसान खुद से भी अलग हो सकता है. जैसे अगर आप देखें, जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं वैसे आप दोस्त के साथ नहीं रहते हो.
जैसे आप दोस्त के साथ रहते हो वो आप अपनी बहन के साथ नहीं रहते हो, तो ऐसे आप डिफाइंड नहीं हो सकते ना कभी। अगर आप खुद को डिफाइन करने की कोशिश भी करोगे तो वहीं फिर से फंस जाओगे कि आप खुद के साथ कैसे रहते हो। बट एक्चुअल में आपकी थिंकिंग्स आपके खुद के कारण कभी भी नहीं बनती। आप क्या सोच रहे हो वो आपके कारण नहीं बनता, आप किस ग्रुप के हिस्सा हो उस चीज से बनती है। जैसे नाउ डेज फ्लैक्स इज जस्ट मतलब ये एक नॉर्मल चीज हो गया फ्लैक्स करना। कोई भी चीज है तो उसे बना चढ़ा के दिखाना। अगर आप किसी ऐसे इंसान के सामने खड़े हो जिसको सब कुछ आता है तो आप फ्लैक्स इसलिए करोगे कि आप उस तक पहुंच जाओ कि हाँ मुझे भी आता है तुम तक। मगर अगर उस चीज को अगर आप इस सेंस में देखें कि एक ऐसा बच्चा है जिसे कुछ नहीं आता, उसके सामने फ्लैक्स कर रहे हो तो उसको लग रहा है कि भाई वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि वो आप जो हो उसके ऊपर हो, और अभी आप भी वही सोच रहे हो। तो पहले केस में आप सिर्फ मिडिल बनना चाहते थे कि हाँ मैं उस तक पहुंच जाऊं, और दूसरे सेंस में आप उससे भी ऊपर बनना चाहते। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि जो आप कर रहे हो वो बहुत कुछ सोचने के बाद करते हो, भले वो एक ही चीज क्यों ना हो। आपकी कैपेबिलिटीज आपकी थिंकिंग्स पे डिपेंड होती है। वो कैसे? एक द सीक्रेट नाम का आई गेस मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जो बुक है इसके बारे में है फ्रीक्वेंसीज के बारे में, कि आप जो सोचते हो आप वहां तक पहुंच जाते हो, बट एक्चुअल में इट्स नॉट अ मैजिक जो कि आप अपनी लाइफ में कर लेते हो आराम से। जो थिंकिंग्स होती है ना, लाइक व्हाट यू अकम्प्लिश, व्हाट यू वांट्स टू बिकेम, ऐसी जो थिंकिंग्स होती है ये धीरे धीरे बिलीव्स में चेंज हो जाती है। एज अ बिलीव्स क्या होता है? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है थिंकिंग्स और इमेजिन के ऊपर, ठीक है। हम लोग सोचते क्यों हैं? लाइक व्हाई डज वी ऑलवेज थिंक अबाउट समथिंग? डज इट बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन? क्या हम लोग कुछ भी सोचते हैं वो इमेजिनेशन के कारण, या फिर हम इमेजिन कर पाते हैं तभी हम उस चीज तक पहुंच पाते हैं? थिंकिंग्स अगर हम साथ में लेके चल रहे हैं तो क्या हम वो इमेजिनेशन तक लेके जाएंगे, या हम किसी चीज के बारे में इमेजिन किए तभी वो थिंकिंग बन पाया? अगर हम इस चीज को अच्छे से समझे तो हम बिलीव्स को आराम से समझ सकते हैं। बिलीव्स हमारे थिंकिंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, और इसके बाद थिंकिंग कैसे लाइफ को अफेक्ट करता है, इसी चीजों के बारे में है द सीक्रेट। इन अ वे मैं सिर्फ इतना डिफाइन कर रहा हूं कि थिंकिंग्स बिलीव्स को अफेक्ट करेंगी, बिलीव्स एक्सपेक्टेशंस को, एक्सपेक्टेशंस एटीट्यूड को, एटीट्यूड बिहेवियर को, और बिहेवियर लाइफ को। आप क्या अभी सोच रहे थे वो अब आप कर रहे हो, वही तो हुई ना बिहेवियर। आप थिंक कर रहे थे अब आप वो कर रहे हो। थोड़ी देर पहले आप सोच रहे थे आप घूमने जाओगे, आप थोड़ी देर बाद निकल गए, वही बिहेवियर। अब जो आप थिंकिंग से लाइफ चेंज करना चाहते थे घूमने का, अब वो आप कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ थिंकिंग। एक छोटी चीज से हम बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। ये थी एटॉमिक हैबिट, और ये दोनों यहाँ से रेफरेंस मैंने लिया था। अगर मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मैं एटलीस्ट 2 बुक लेता हूँ खुद के लिए, ताकि मैं दोनों को इंटर रिलेट कर पाऊँ, कहीं वो स्टोरी टेलिंग ही क्यों ना हो। सो इन अ वे हम यहाँ से ये जान पाए कि थिंकिंग्स क्या होती है। कोई भी इंसान कुछ भी सोच सकता है अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, और पर्सपेक्टिव और परसेप्शंस में भी बहुत सारे डिफाइंस होते हैं। एक इंसान खुद को कैसे डिफाइन कर सके वो उसके ऊपर होता है, मगर वो डिफाइन करना चाहे तब तो। इन अ वे ऑफ फिलोसफीज को हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते। इन द एंड ऑफ द वीडियो एंड जस्ट कन्फ्रेस इट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। इसको अगर हम बस एक बिलीफ, कॉन्सेप्ट, एटीट्यूड, थिंकिंग्स तक ही माने तो ही ये रहेगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी सोफीज वर्ड। ये एक्चुअल में सिर्फ फिलोसफी बेस्ड ही है, ये एक्चुअल में सिर्फ फिलोसफी बेस्ड ही है। इससे पहले मैंने एक और बुक पढ़ी थी एंड दैट वाज अबाउट मीनिंग, मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग्स। तो इसमें बात की गई थी कि किसी भी चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसी चीज़ से आप उस चीज़ की डिफिनेशन निकाल सकते हैं, डेफिनेशंस निकाल सकते हैं। डेफिनेशंस निकालने के लिए आपको उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और उससे भी पहले उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए कि वो है क्या, कैसी दिखती है,
या और भी कुछ। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो वी जस्ट कंसोल आउट कि हम लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीखा। थैंक्स टू यू ऑल।